एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम क्वेश्चन आंसर बजट का जो है करेंट अफेयर, बजट और करेंट अफेयर जितने भी बिहार का करेंट अफेयर है आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बजट 2025-26 में बजट का आकार क्या है? तो बजट का आकार है 3,16,895.02 करोड़ रुपए। बिहार बजट का आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपए। 2024 में बिहार बजट के आकार था 2,78,725.28 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ का अनुमानित है? कुल राजस्व व्यय 2,52,000.26 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2025-26 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? 2,52,000.26 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए का अनुमानित है? कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपए। 64,894.76 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2025-26 में किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था? बिहार बजट सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था, जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी हैं। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी कितना प्रतिशत रखा है? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2.98% रखा है। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी कितना प्रतिशत रखा है? 2.98% रखा है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च कौन से विभाग पर किया जाएगा? तो सर्वाधिक खर्च शिक्षा विभाग पर किया जाएगा। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च शिक्षा विभाग पर किया जाएगा 60,954 करोड़ रुपए। 60,954 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 21.70% है। 21.70% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 24-25 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 38,169 करोड़ रुपए वृद्धि हुई है। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किए हैं? 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किए हैं? 1,000 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बिहार को कितनी राशि प्राप्त होने की उम्मीद है? केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बिहार को 45,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार से 45,000 करोड़ रुपए की राशि पाने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट में पंचायती राज निकाय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़ रुपए राशि प्रस्तावित है। पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निकाय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की है? स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ रुपए आवंटित की है। 20,335 करोड़ रुपए आवंटित किया है। गृह विभाग को बिहार सरकार द्वारा 2025-26 के लिए कितनी राशि आवंटित की है? गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16,043 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 16,043 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने मोबाइल जिम किस जिले में शुरुआत किया है? मोबाइल जिम जो है पटना जिले में शुरुआत किया है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा बेगूसराय जिले में। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? बेगूसराय जिले में। बिहार बजट 25-26 के अनुसार बेगूसराय जिले में कैंसर स्थापित किया जाएगा। बिहार बजट 25-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत मौजूदा राशि को दोगुना करके कितनी राशि कर दिया गया है? 2,000 रुपये कर दिया गया है।
पहले 1,000 था, अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा? बिहार बजट के अनुसार किस स्थान पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा? पूर्णिया में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में पान के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे? पान के लिए उत्कृष्ट केंद्र वैशाली में स्थापित किए जाएंगे। पान के उत्कृष्ट केंद्र वैशाली में स्थापित किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए जीविका योजना में निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापक रूप से मदद किया है? IMA कोलकाता ने व्यापक रूप से मदद किया है। महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए जीविका योजना में निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापक मदद किया है? IIM कोलकाता ने मदद किया है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार बिहार में कितनी पंचायतों में खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया है? कितने पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? 8,553 पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। 8,053। बिहार बजट 2025-26 में घोषित आंकड़ों के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2004 से 6 और शिशु मृत्यु दर 2005-2020 में गिरावट दर क्या है? तो गिरावट दर है 62% और 56%। मातृ मृत्यु दर में गिरावट 62% और शिशु मृत्यु दर में गिरावट 56% है। 4 से 26 तक 4 से 6 तक गिरावट 62% और 20 तक 56% है। बिहार सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए पंचायत में क्या व्यवस्था करने जा रही है? तो गरीब बेटियों की शादी के लिए कन्या मंडप योजना व्यवस्थित करने जा रही है। बिहार सरकार ने किन राज्यों में किन शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुआ है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में हुआ है। बिहार सरकार ने किन शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुआ है? राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में। बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को कितने % का आरक्षण देने की घोषणा किया है? महिलाओं को आरक्षण 33% देने की घोषणा किया गया है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा किया गया है। बिहार सरकार ने साइबर अपराध रोकने के लिए कौन सी नई सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये किया है डेटा सेंटर। बिहार सरकार ने साइबर अपराध रोकने के लिए कौन सी नई सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? डेटा सेंटर। बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में अब पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता समूह भत्ता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसकी आरंभ 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को हुआ था। 20 से 25 वर्ष की आयु में बेरोजगार युवाओं को नौकरी तलाशने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसमें 2 वर्ष तक, अधिकतम 2 वर्ष तक। बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, 20 से 25 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए, 12वां पास और उच्च शिक्षा न प्राप्त किया हो तो उनको दिया जाता है। आवेदक स्वरोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए। इन योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो बेरोजगार हैं। बिहार निश्चय स्वयं सहायता समूह भत्ता योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका आरंभ 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को किया गया था। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी भत्ता देना, बेरोजगारी भत्ता देना जो 1,000 रुपये मिलती है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितने वर्षों के लिए सहायता राशि प्रदान किया जाता है? 2 वर्षों के लिए सहायता राशि प्रदान किया जाता है, 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से हुआ था। इसका समाज कल्याण विभाग देता है। इस योजना के द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। लक्षित लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले होते हैं। पेंशन राशि 60 वर्ष से 69 वर्ष के आयु के लाभार्थी के लिए 400 रुपये पहले मिलते थे, अब 1,100 रुपये मिलते हैं।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए 500 रुपये मिलते थे पहले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पात्रता की निम्न शर्त क्या है? आवेदन 61 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आवेदक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होना चाहिए। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी है। उपयुक्त तो सभी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार में कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। यहाँ गलत है, 2016 लिखा गया। जिसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में किया गया था। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को कितनी धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है 400 रुपये धनराशि प्रदान किया जाता है। अब ये 1100 रुपये धनराशि हो गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की देय राशि को बढ़ाकर कितने करने का फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने किया है? उपयुक्त योजना के तहत देय धनराशि को 400 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 1100 रुपये करने का विचार कैबिनेट ने लिया है। 1100 रुपये कर दिए गए हैं। वृद्धा आश्रम सहारा योजना, इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2023 ईस्वी को हुआ था। यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया कार्य है। इस योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रम सहारा का निर्माण तथा संचालक समाहित होगी, जिसमें निराश्रित एवं निर्धन वृद्धजनों के जीवन स्तर में गुणवत्ता सुधार और सहयोग, उचित देखभाल हेतु आवास, वस्त्र, भोजन, चिकित्सीय सुविधा आदि उपलब्ध कराया जाता है। इसका लाभ, वृद्धाश्रम सहारा का निर्माण एक संचालन है। इन वृद्धाश्रमों में आवास, कपड़े और भोजन, चिकित्सा आदि सुविधाएं शामिल किया जाएगा। चलिए आइए प्रश्न देखते हैं। आवेदक केवल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत ही होना चाहिए। वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वृद्धजन सहारा योजना को किस नाम से जाना जाता है? वृद्धजन सहारा योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था। बिहार सरकार ने के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को 5 लाख का वित्तीय लाभ और समूह मेडिक्लेम एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत मीडिया प्रतिनिधि के जीवन साथी और 2 आश्रित बच्चों को इस बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज तथा बीमा धारक और उसके आश्रितों के लिए 5 लाख तक चिकित्सक व्यय कवरेज होगा। आवेदक पत्रकार मीडिया प्रतिनिधि होनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकार के पास वैध प्रेस मान्यता कार्ड होना चाहिए। मीडिया प्रतिनिधि की आयु 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था। पत्रकार बीमा योजना के तहत पत्रकारों को बीमा कवर स्वरूप कितनी धनराशि प्राप्त होती है? यह 5 लाख रुपए धनराशि प्राप्त होती है। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कुल बीमित राशि का कितना प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है? तो इसका 20% राशि प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है, मतलब प्रीमियम जमा करने पर होता है। और 80% राशि सरकार देती है। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के तहत निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? आवेदक के पास न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये सही है। मीडिया प्रतिनिधि की आयु 21 से 70 होना चाहिए, ये भी सही है। मीडिया प्रतिनिधि बिहार राज्य के निवासी करने वाले और कार्यरत होना चाहिए, ये भी, ये तीनों सही, उपयुक्त सभी सही है। निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना, इसका शुभारंभ 2022-23 में किया गया था। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा ये किया गया है। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना शुरू किया गया है 22-23 में। इस योजना विशेष रूप से
अंतर्गत पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संसाधन आवंटित करती है। इसमें हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए समावेशी विकास और समर्थन सुनिश्चित होता है। इस योजना के तहत 150 हेक्टेयर निजी तालाबों का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 150 हेक्टेयर निजी तालाबों का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा है। उद्देश्य जल धारण क्षमता में वृद्धि, मछली उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देना, निजी तालाबों के जल धारण क्षमता में वृद्धि, मत्स्य पालकों के लिए आर्थिक लाभ, निजी मत्स्य पालकों उसके तालाब का विस्तार नवीनीकरण के लिए लाभ। अन्य श्रेणी में लाभार्थी 86 हेक्टेयर, अत्यंत पिछड़ी जाति 27 हेक्टेयर, अनुसूचित जाति 30 हेक्टेयर, अनुसूचित जाति के लिए 7 हेक्टेयर किए जाएंगे। सब्सिडी विवरण 6 लाख प्रति हेक्टेयर सब्सिडी वितरण इसमें किए जाएंगे। अगर 1 हेक्टेयर में लगाते हैं तो उसमें 6 लाख सरकार देगी। अन्य श्रेणियों के लिए 30%, अत्यंत पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40% सब्सिडी दिया जाएगा। कार्य पूरा होने के आधार पर सब्सिडी का वितरण 2 किस्तों में किया जाएगा। निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये योजना का शुभारंभ मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किया गया था। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया था। निजी तालाब का जीर्णोद्धार की योजना निम्न में से किस लोगों के लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए शुरू किया गया था और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इसका आरंभ 2009-10 में हुआ था। यह समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया यह कार्य है। इसमें 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों में दिव्यांग व्यक्तियों को 400 की मासिक पेंशन देना है। आवेदन बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदन दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए। आवेदक की विकलांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009-10 में शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009-10 में शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो पहले 400 रुपये प्रदान किया जाता है, अब 1100 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की आयु सीमा क्या है? तो पात्र लाभार्थियों की आयु सीमा 18 से 79 वर्ष है। 18 से 79 वर्ष। 18 से 79 वर्ष। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न पत्रों में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए श्रम शक्ति योजना। स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक वित्तीय निगम पटना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण और वित्त पोषी दोनों पहलुओं का प्रबंधन बिहार राज्य सरकार में वित्त निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थान जैसे NIOS राज्य सरकार के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। लाभ स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर, रोजगार के लिए आसान ऋण, प्रशिक्षण संस्थान, निःशुल्क अध्ययन सामग्री और टूल किट, प्रमाण पत्र। बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 18 से 45 वर्ष की आयु होना चाहिए। वार्षिक परिवार आय 4,50,000 से कम होनी चाहिए। 8वां और 10वां पास होना चाहिए। महिलाओं को इसमें 30% आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 18 से 45 वर्ष की आयु के अल्पसंख्यक समुदाय को और महिलाओं को
व्यावसायिक कौशल प्रदान करना तथा ऋण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति इस सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने लोक सेवा संघ आयोजित नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में आरंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के मुख्य परीक्षा छात्र की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं अगर पीटी निकलता है तब। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या शामिल है? इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान किया जाता है और BPSC के लिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। OBC SC ST और सभी के लिए है, जनरल के लिए नहीं है। किशोरियों के लिए योजना 2010 में बिहार में एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किशोरी लड़कियों के लिए योजना लागू किया गया, जिसमें 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को शामिल किया जाएगा। इसमें 50% के अनुपात में भी पोषण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार: किशोरियों के आत्मविश्वास सशक्तिकरण में सहायता, पोषण, स्वास्थ्य स्थिति सुधार। बिहार सरकार द्वारा किशोरियों के लिए योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2011। किशोरियों के लिए योजना का शुभारंभ 2011 में किया गया था। किशोरियों के लिए बिहार के लिए योजना में बिहार एवं केंद्र सरकार की सहभागिता कितना है? 50% है। 50% बिहार सरकार देगी और 50% केंद्र सरकार देगी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। उपकरण खरीदने के लिए अनुदान राशि। बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमिक संसाधन विभाग द्वारा उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना का क्रियान्वयन की जाती है। उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाते हैं। उपकरण खरीद के लिए अनुदान योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो यह श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। उपकरण खरीदने के लिए अनुदान योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है? तो ये 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। घर की मरम्मत के लिए अनुदान योजना 2016 में शुरू किया गया था। बिहार भवन एवं अन्य बिहार श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा घर की मरम्मत के लिए अनुदान योजना शुरू किया गया था। इसमें 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी होंगे इसमें। तो आइए प्रश्न देखते हैं। बिहार के घर की मरम्मत अनुदान योजना किस वर्ग के लोगों के लिए है? तो इसमें है गरीब और BPL परिवार के लिए है। गरीब और BPL परिवार के लिए है। इसमें 20,000 की राशि 20,000 की राशि एक मुश्त दिया जाता है। घर की मरम्मत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुराने और खराब घरों की मरम्मत करवाना। मुख्य उद्देश्य पुराने और खराब घरों की मरम्मत करवाना है। घर की मरम्मत योजना का लाभ किस प्रकार के परिवारों को मिलता है? तो यह मिलता है जिनके पास पंचायत मकान और वह PM आवास योजना से वंचित हैं। घर की मरम्मत योजना का लाभ किस प्रकार के परिवारों को मिलता है? जिसके पास पंचायत योजना है और वह PM आवास योजना से वंचित है, उनको मिलता है। घर की मरम्मत योजना के अंतर्गत कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? तो 20,000 रुपये अनुदान प्रदान किया जाता है, एक मुश्त दिया जाता है। बिहार में घर की मरम्मत योजना में कौन सा विभाग लागू करता है? तो यह पंचायती राज विभाग लागू करता है। घर की मरम्मत मकान योजना पंचायती राज विभाग लागू करता है और इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। बिहार राज्य मदरसा सशक्तिकरण योजना 5 दिसंबर 1989।
बिहार राज्य मदरसा सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मदरसों की आधारभूत सुविधाओं और अधोसंरचना का विकास करना। बिहार राज्य सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत कितने नए मदरसों की स्थापना की गई थी उस समय? तो उस समय 21 मदरसों की स्थापना किया गया था। BRMSY के तहत मदरसों में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो इसमें पेयजल, पुस्तक, शौचालय, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान और जिम, केवल धार्मिक पुस्तकें प्रदान किया जाता है? नहीं, इसमें सिर्फ एक, केवल पेयजल, पुस्तकालय, शौचालय और कंप्यूटर लैब प्रदान किया जाता है। BRMSY के अंतर्गत मदरसों के लिए न्यूनतम छात्र क्या होने चाहिए? कम से कम मदरसों में 70 छात्र होने अनिवार्य हैं। BRMSY के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मदरसों को कितने वर्ष की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो ये कम से कम 2 वर्ष की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। BRMSY के अंतर्गत मदरसों में कौन सी अधोसंरचना सुविधा प्रदान की जाती है? कार्यालय कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, छात्रावास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आलू के कुल्फी चिप्सोना एक प्रणोद क्षेत्र का विस्तार योजना। आलू के कुल्फी चिप्सोना प्रणोद के विस्तार योजना की शुरुआत किया गया था एक समय। इसमें 4000 रुपये प्रति क्विंटल बीज मूल्य के जो कम है अनुमानित कीमत पर दिए जाएंगे। आलू के कुल्फी चिप्सोना का प्रथम प्रक्षेत्र योजना का उद्देश्य क्या है? प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए खेत का आयोजन करना। प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए खेत का आयोजन करना। आलू के कुफरी चिप्स तैयार करने के लिए कौन सा लक्षण प्राथमिक माना जाता है? तो इसमें उच्च शुष्क पदार्थ माना जाता है। कुफरी चिप्स तैयार करने के लिए कौन सा लक्षण माना जाता है? उच्च शुष्क प्रदान करना। प्रथम क्षेत्र योजना के प्रयोग की गई किसी विधि से किस्मों की उपज क्षमता को निरीक्षण किया जाता है? रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। प्रथम क्षेत्र योजना में प्रयोग की गई किसी विधि से किस्मों की उपज क्षमता का निरीक्षण किया जाता है? रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। चिप्स निर्माण के लिए उपयुक्त आलू की किस्म की पहचान किस रंग पर किया जाता है? तो यह शुष्क पदार्थ प्रतिशत पर किया जाता है। यदि किसी क्षेत्र योजना में आलू की 4 किस्में पर परीक्षण की जा रही है तो कितनी दोहराव न्यूनतम उपयुक्त मानी जाती है? 2 दोहराव न्यूनतम उपयुक्त मानी जाती है। मशरूम कीट वितरण योजना, इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया था। बिहार सरकार द्वारा मशरूम वितरण योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य मशरूम की खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम कीट 90% सब्सिडी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 90% सब्सिडी दिया जाता है। मशरूम की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। पिछले 3 वर्षों 21-22, 23-24 और 22-23, 23-24 योजना का लाभ लेने वाले किसानों को इस वर्ष योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस वर्ष योजना का लाभ नहीं दिया गया है। मशरूम कीट वितरण योजना इनमें से संबंधित है। इनमें से विपणन वितरण प्रणाली के अंतर्गत संबंधित है। मशरूम कीट वितरण योजना इससे किससे संबंधित है? विपणन वितरण प्रणाली से संबंधित है। प्रत्येक किट में 5 किलोग्राम सामग्री दिया जाता है। प्रत्येक किट में 5 किलोग्राम सामग्री दी जाती है जिसमें 100 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला मशरूम स्पॉन्ज शामिल है। मशरूम कीट वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य रूप से वस्तुओं का वितरण। सामान्य रूप से वस्तुओं का वितरण। मशरूम कीट वितरण में कीट शब्द का अर्थ क्या है? सामान्य एक सेट है, सामग्री का एक सेट। मशरूम कीट वितरण में कीट शब्द का अर्थ है सामग्री का एक सेट। सामग्री का एक सेट दिया जाता है जिसमें मशरूम किट में स्पॉन दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा, बैग दिया जाएगा और निर्देश पुस्तिका दिया जाता है। मशरूम किट में स्पॉन, खाद, बैग और निर्देश पुस्तिका दिया जाता है। मशरूम किट वितरण योजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि विपणन क्षेत्र में किया जाता है।
मशरूम कीट योजना में माल का वितरण किस आधार पर होता है? तो ये होता है मांग और दूरी के अनुसार। मशरूम कीट योजना में माल का वितरण किस आधार पर होता है? मांग और दूरी के अनुसार होता है। मशरूम कीट वितरण का लाभ किससे अधिक होता है? वितरक, ग्राहक, उत्पादक सभी को होता है। क्लस्टर में ई बागवानी की योजना कृषि विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य आंवला, नींबू, अमरूद, बेल, लेमन ग्रास, पपीता, गेंदा, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरीज सहित चुनिंदा फसलों को क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देना। बिहार कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई क्लस्टर में बागवानी की योजना के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसके तहत मानक फसलों अमरूद, आंवला, बेल, लेमन ग्रास, पपीता, गेंदा की प्रति हेक्टेयर के लिए 2 लाख की सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है। ई बागवानी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बागवानी फसलों का क्लस्टर आधारित विकास। बागवानी फसलों का क्लस्टर आधारित विकास। ई बागवानी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बागवानी फसलों का क्लस्टर आधारित विकास। बागवानी फसलों का क्लस्टर आधारित विकास। ई बागवानी की योजना के तहत किसानों को कौन सी सुविधा दी जाती है? इसमें पौधे वितरण, ड्रिप सिंचाई और तकनीक मार्गदर्शन दिया जाता है। ई बागवानी की योजना के तहत किसानों को कौन सी सुविधा दी जाती है? पौधा वितरण, ड्रिप सिंचाई व तकनीक मार्गदर्शन। ई बागवानी योजना के दूसरे चरण का कार्यान्वयन राज्य में प्रमुख रूप से हो रहा है बिहार राज्य में। ई बागवानी योजना के दूसरे चरण का कार्यान्वयन बिहार राज्य में हो रहा है। ई बागवानी योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए किसान को कौन से पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है? तो डीबीटी कृषि पोर्टल बिहार। ई बागवानी योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए किसान को कौन से पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है? डीबीटी कृषि पोर्टल बिहार। क्लस्टर आधारित मॉडल में क्लस्टर का क्या अर्थ है? क्लस्टर का अर्थ है पास के गांव में एक प्रकार की बागवानी फसल का सामूहिक उत्पादन। पास के गांव में एक प्रकार की बागवानी फसल का सामूहिक उत्पादन। चाय विकास योजना। बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई चाय विकास योजना का उद्देश्य चयनित जिलों अर्थात किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार में चाय बागानों का विस्तार करना है। इसका उद्देश्य है चाय की खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय दुगना करना, चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, चाय के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। लाभ: चाय की खेती करने वालों को अनुदान दिया जाएगा। इसमें अनुदान की 2 किस्त दिया जाएगा, पहले 75% फिर 25% दिए जाते हैं। प्रथम वर्ष में 75% सब्सिडी, यदि पौधे 90% तक जीवित रहते हैं तो दूसरे वर्ष 25% सब्सिडी दिए जाते हैं। आवेदक के पास न्यूनतम 2 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। आवेदक डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। चाय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चाय के उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देना। चाय के उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देना। चाय के विकास योजना किस संस्थान के अंतर्गत कार्यान्वित होती है? तो ये चाय बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। चाय विकास योजना किस संस्थान के अंतर्गत कार्यान्वित होती है? चाय बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। यह बोर्ड 1953 ईस्वी में बनाया गया था। चाय विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन। चाय विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चाय विकास योजना आती है। कृषि और कल्याण विभाग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है। चाय विकास योजना में छोटे चाय उत्पादकों को किस प्रकार का सहायता दिया जाता है? तो इसमें तकनीकी सहायता दिया जाता है, पौधे रोपण हेतु अनुदान दिया जाता है, विपणन और गुणवत्ता सुधार दिया जाता है। चाय विकास योजना का लाभ किसे नहीं मिलता है? शहरी खुदरा व्यापारी को नहीं मिलता है।
चाय विकास योजना का लाभ शहरी खुदरा व्यापारी को नहीं मिलता, छोटे चाय किसान को मिलता है, चाय निर्यातक को मिलता है, चाय प्रसंस्करण इकाई को मिलता है, लेकिन शहरी खुदरा व्यापारी को नहीं मिलता है इसका लाभ। चाय विकास योजना के अंतर्गत कौन सी फसल प्रमुख है? चाय विकास योजना के अंतर्गत चाय की फसल प्रमुख है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना आकस्मिक चोटें 2011 में शुरू किया गया था श्रम संसाधन विकास द्वारा। इसमें अनुदान राशि 50,000 रुपया दिया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार समाज सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है बिहार राज्य सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु दर पर आश्रितों को कितना अनुदान राशि प्रदान किया जाता है? तो इसमें प्रदान किया जाता है 50,000 की अनुदान राशि प्रदान किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को कितनी अनुदान राशि दिया जाता है? तो इसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख की अनुदान राशि दिया जाता है। योजना के अंतर्गत पूर्ण अस्थायी निःशक्तकरण की स्थिति में कितनी सहायता राशि प्रदान किया जाता है? तो इसमें प्रदान किया जाता है 1 लाख की राशि। अगर निःशक्त हो जाते हैं तो 1 लाख की राशि, डेट कर जाता है तो 2 लाख की राशि। योजना के अंतर्गत कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कौन सी छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है? तो इस योजना के तहत 11वीं 12वीं पढ़ने वाले 2500 वार्षिक आय दिया जाता है। ITI में पढ़ने वाले 5,000 वार्षिक आय दिया जाता है। पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले को 10,000 वार्षिक आय दिया जाता है। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेषण योजना बिहार पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग द्वारा यह शुरू किया गया योजना है। कार्य क्षेत्र कामगार शिल्पकार योजना, इसका शुरुआत 2011 में श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया गया था। इसमें अनुपातिक वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदक की 1865 आयु की विशिष्ट होना चाहिए। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था 2011 ईस्वी में आरंभ किया गया था। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है। लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? 4 लाख रुपए है, 30,000 रुपये लाभार्थी को वित्तीय सहायता 30,000 रुपये दिया जाता है। 18 से 65 वर्ष की आयु दिया जाता है। लाभार्थी असंगठित क्षेत्र का होना चाहिए। पूर्ण अस्थायी विकलांगता की स्थिति में इस योजना में 1 लाख रुपए, इस आंशिक अस्थायी विकलांगता में 37,500 रुपये की सहायता दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, जब पूर्ण अस्थायी विकलांगता की स्थिति हो तो 75,000 रुपये दिए जाते हैं। मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। विकलांगता में 37,500 रुपये। पूर्ण अस्थायी विकलांगता के लिए सहायता पाने हेतु अधिकतम कितने वर्ष के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए? पूर्ण अस्थायी विकलांगता के लिए अधिकतम 1 वर्ष के भीतर आवेदन किए जाने चाहिए। पूर्ण अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए किस संस्थान से प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है? तो ये सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा लिया जाना अनिवार्य है। पूर्ण अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए किस स्थान से प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है? सरकारी अस्पताल या चिकित्सक। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को किसके साथ पंजीकृत होना चाहिए? मुख्यमंत्री शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार योजना के होना चाहिए। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने वाला व्यक्ति योजना के अंतर्गत पात्र माना जाता है? तो यह ठेला चालक या कुम्हार। ठेला चालक या कुम्हार। मुख्यमंत्री बालिका
स्नातक प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 2018 ईस्वी में किया गया था, शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें उन बालिकाओं को इसमें 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के बीच शिक्षा का दिया जाना है। इसमें स्नातक छात्रों के एक मुश्त 25,000 रुपये राशि दिया जाता है। इसकी शुरुआत 25 अप्रैल 2018 से बाद हुई है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो उसके लिए 10,000 राशि प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कितनी राशि मिलती है? तो इसमें 8,000 रुपये मिलती है। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण 8,000 रुपये मिलती है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने का अंतिम तिथि, ये तो हर वक्त बदलते रहता है। चलिए दूसरा देखते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्रों को कौन सी दस्तावेज दिया जाता है? इसमें दस्तावेज दिया जाता है आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट और बैंक खाता। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया कैसी है? ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इसकी शुरुआत 2018 ईस्वी में हुआ था। मानक वाहन खरीदने पर 50% या 10 लाख 1 लाख रुपए तक की ई रिक्शा खरीद मूल्य पर 50% या 70,000 तक एम्बुलेंस खरीदने पर या 70,000 तक एम्बुलेंस खरीदने पर 50% या 2 लाख तक। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को वाहन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ग्रामीण युवाओं को वाहन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अधिकतम कितनी सब्सिडी प्राप्त होती है? इस योजना के तहत अधिकतम 1 लाख सब्सिडी प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ किन वर्ग के लोग उठा सकते हैं? अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवा लाभ उठा सकते हैं। सभी ग्रामीण निवासी तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवा। योजना के तहत प्रति पंचायत अधिकतम कितने लाभार्थी का चयन किया जाता है? प्रति पंचायत 7 लाभार्थी का चयन किया जाता है। योजना के तहत प्रति पंचायत 7 लाभार्थी का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कौन कौन से वाहन सब्सिडी के लिए पात्र हैं? 4 से 10 सीटर वाहन, ई रिक्शा और एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कौन कौन से वाहन सब्सिडी प्राप्त है? 4 से 10 सीटर वाहन, ई रिक्शा और एम्बुलेंस। जननी बाल सुरक्षा योजना, इसका स्वास्थ्य विभाग कार्यान्वयन करता है। 6,000 से अधिक की सहायता राशि प्रदान करती है। जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? 1,000 व 1,400 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। महिलाओं को 1,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में महिलाओं को 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को 1,400 रुपये मिलते हैं। जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि कितने समय के भीतर लाभार्थी तक पहुंचाई जाएगी? 48 घंटे के भीतर पहुंचाई जाती है। जननी बाल सुरक्षा के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 48 घंटे के अंदर लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का प्रावधान है। जननी बाल सुरक्षा योजना किन राज्यों द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बिहार राज्यों द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु कौन से पात्र हैं? बिहार राज्य में जन्मी सभी नवजात बालिकाएं पात्र हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि 10,000 रुपये एक मुश्त राशि बालिका के नाम से उसके बैंक खाते में जमा की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका का जन्म किस तिथि के बाद होना अनिवार्य है? 22 नवंबर 2007 के बाद जन्म होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 22 दिसंबर 2007 को शुरू किया गया था। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा ये शुरू किया गया था। बिहार सरकार ने पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा देना है। दुधारू पशु बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने पशुओं की बीमा का लाभार्थी करवा सकता है? अधिकतम 2 पशु की बीमा करवा सकता है। 2 दुधारू पशुओं की 60,000 की अधिकतम बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है? बीमा प्रीमियम का 75% राज्य सरकार वहन करती है। पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमा की अवधि कितनी ही होती है? इसमें बीमा की अवधि 1 वर्ष की होती है। पितृत्व लाभ योजना श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य क्या है? प्रसव पर आर्थिक सहायता देना। पितृत्व लाभ योजना प्रसव पर आर्थिक सहायता देना। कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर जिस पुरुष कर्मचारी की पत्नी बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, उसकी पत्नी को पहले 2 जन्म पर 6,000 रुपये प्रति पितृत्व दर का भुगतान किया जाएगा। पितृत्व योजना का लाभ किस वर्ग के पुरुषों को दिया जाता है? मनरेगा मजदूर को दिया जाता है। पितृत्व लाभ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है श्रम संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पितृत्व लाभ योजना के तहत बच्चों के जन्म पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है? तो इसमें बच्चों के जन्म पर 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। पितृत्व लाभ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसकी शुरुआत 2024 में किया गया था। पारिवारिक पेंशन योजना श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। बिहार की पारिवारिक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है विधवाओं और आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ किसे मिलता है? तो इसका लाभ मृतक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी के आश्रितों को मिलता है। पारिवारिक पेंशन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन जो है वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। पारिवारिक पेंशन योजना का संचालन वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने प्रतिशत तक की पेंशन दिया जाता है? तो अधिकतम 50% की पारिवारिक पेंशन दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? इसमें 50,000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जन्म के समय बच्ची के माता पिता को कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो जन्म के समय 2,000 की राशि प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संचालन बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संचालन जो है इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बीसी एवं ईबीसी छात्रावास अनुदान योजना। मुख्यमंत्री बीसी ईबीसी छात्रावास योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन पिछड़ी व अति पिछड़ी वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बीसी व ईबीसी योजना के अंतर्गत छात्रावास की सुविधा किस स्तर के छात्रों को दिया जाता है? तो कक्षा 6ठी से ऊपर के छात्रों को दिया जाता है। बीसी और ईबीसी गर्ल रेजिडेंशियल किस राज्य में योजना चलाई गई है? तो ये बिहार राज्य में चलाई गई है। बीसी और ईबीसी गर्ल रेजिडेंशियल योजना पर विचार करें।
इसके तहत लड़कियों के लिए 10+2 आवासीय विद्यालय स्थापित करना है। यह बिहार राज्य के 38 जिलों में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक उपलब्ध कराना। बिहार स्टार्टअप नीति योजना, इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी में किया गया था। इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी में किया गया था। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों के कारोबार को शुरू करने के लिए सहायता देना है। बिहार स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्वीकृत स्टार्टअप को कितनी राशि के वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? तो 10 लाख की वित्तीय राशि सहायता प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2024 को किया गया था सामाजिक कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत योग्य परिवार को कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो योग्य परिवार को 51,000 की राशि प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 16 वर्ष था, अब 18 वर्ष की आयु अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? तो समाज कल्याण विभाग करता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लड़कियों को किस प्रकार की प्रमाणित स्थिति में होना चाहिए? बिहार के निवासी और गरीब परिवार से होना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 2007 में लाई गई थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान किया जाता है? तो इसके तहत 50,000 की धनराशि प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत 50,000 की धनराशि प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ किसे मिलता है? तो इसका लाभ बीपीएल परिवार को मिलता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कन्या की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो इनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास योजना एस और SC/ST कल्याण विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्रों को मासिक अनुदान राशि प्रदान किया जाता है। 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बिहार और झारखंड का निवासी होना चाहिए, यह कथन असत्य है। सिर्फ बिहार का निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास योजना अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक में कमजोर छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता, उच्च शिक्षा के दर में वृद्धि करना, शैक्षणिक बुनियादी ढांचे में सुदृढ़ करना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 125 का C, योजना का लाभ एवं छात्राओं दोनों को मिलेगा। कबीर अंत्योदय अनुदान योजना कब शुरू किया गया था? समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को आश्रित को अंतिम संस्कार के खर्च के लिए कितनी धनराशि दिया जाता है? तो इसकी धनराशि 3,000 रुपये दिए जाते हैं। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? तो प्रदान किया जाता अनुदान गरीबी रेखा से नीचे होना जाता है, BPL कार्ड धारक को दिया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका शुरू 2007 में किया गया था। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ केवल उन्हीं मृतकों परिवार को मिलेगा जब मृतक की
आयु की कोई उम्र सीमा इसमें नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बिहार, इसकी शुरुआत फरवरी 2009 ईस्वी में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया था। इसमें मासिक पेंशन योजना 400 रुपये मिलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत किस आयु के वर्ग की विधवा महिलाएं लाभान्वित है? 40 से 79 वर्ग की आयु के महिलाएं शामिल है। अब सभी वर्ग की महिलाओं को मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह केंद्रीय योजना है। बिहार विकलांगता पेंशन योजना 2009 से 2010 समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है। बिहार विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत 400 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाता है। अब 1100 रुपये दिया जाता है। बिहार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उन्हीं विकलांगों को मिलता है जो विकलांगता प्रतिशत 40% से अधिक है। बिहार विकलांगता पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? 134 का सी योजना का लाभ लेने हेतु कोई आयु सीमा नहीं है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन ड्रैगन फूड विकास योजना, इसके अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों की राज्य में बागवानी फसलों की सामाजिक व्यय को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना कितने जिलों में लागू किया गया है? तो ये लागू किया है 21 जिलों में लागू किया गया है। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रैगन की खेती करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? तो इसमें 1,80,000 रुपये, 60,000 और 60,000 रुपये की प्रदान किया जाता है। कृषि इनपुट अनुदान योजना, यह बिहार सरकार का एक योजना है जिसमें बाढ़ या भारी वर्षा क्षेत्रों के लिए निर्माण किया गया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि इनपुट सब्सिडी तब प्रदान की जाएगी जब भारी वर्षा व बाद की फसलें नष्ट हो जाएगी, बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाएगी 33%। कृषि इनपुट अनुदान योजना को बिहार सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत के तहत संचित फसल क्षेत्र में हेतु किसानों को दी जाने वाली न्यूनतम सब्सिडी कितनी है? तो इसके तहत दी जाने वाली न्यूनतम सब्सिडी 2,000 रुपये है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना 2018 में इसको शुरू किया गया था उद्योग विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना निम्न में से किस योजना का घटक है? तो यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का घटक है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी धनराशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित उद्यमी योजना को बिहार सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया जाता है? तो लॉन्च किया जाता है 2021 ईस्वी में। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना का संबंध कौन सा कथन असत्य है? आवेदक के लिए किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता का मापदंड नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग लाभार्थियों के लिए आवश्यक को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ किस वर्ग को मिलता है? तो ये मिलता है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अत्यंत पिछड़े वर्ग को मिलता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आवेदक का मकान पूर्णतः कच्चा हो। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? तो 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र योजना का संचालन किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है बिहार वर्ग के अत्यंत वर्ग के कल्याण विभाग के द्वारा। पिछड़े वर्ग असंख्य
प्राक प्रशिक्षण केंद्र योजना। प्राक प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत पात्र हेतु कितने शर्तें आवश्यक है? उपयुक्त शर्तें: परिवार की अधिकतम आय 3 लाख रुपए से नहीं होनी चाहिए, बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना बिहार भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना किस विभाग से संबंधित है? तो यह संबंधित है कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। चिकित्सकों के स्वास्थ्य के लिए बिहार सरकार वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत कितनी वार्षिक सहायता प्रदान किया जाता है? 3,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान किया जाता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के संबंधित है। बिहार की खेती करने वाले किसानों को फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए की गई है। यह बिहार में 38 जिलों के 527 ग्राम पंचायतों में अधिसूचित है। ये दोनों सही है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए है। मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण छात्र योजना के लिए आवश्यक पात्र कौन है? इसमें आवश्यक से 18 वर्ष से उससे अधिक आयु होना चाहिए, 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक आय और ट्राई साइकिल के लिए 60% से अधिक विकलांगता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण छात्र योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के अंतर्गत लाभार्थी पात्र कितना है? 157 का बैटरी चालित त्रिपहिया वाहन साइकिल हेतु। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन जो है, इसमें लाभार्थी को 22 वर्ष की आयु होनी चाहिए, कथन सही नहीं है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभार्थी कितनी निर्धारित की गई है? 20 वर्ष निर्धारित किया गया है। खुले जल स्रोतों में पेन आधारित मत्स्य पाल की योजना किस विभाग से संबंधित है? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित है। खुले जल स्रोतों में पेन आधारित मत्स्य पालन की योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य एक और दो दोनों है। बड़े पैमाने पर उपलब्ध सरकारी आधार भूमि जल स्रोतों में गहन मत्स्य पालन और किसानों मछुआरों का आय बढ़ाना। खुले जल स्रोत में पेन आधारित मत्स्य पालन की योजना की कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो इसमें 10,50,000 रुपये की सब्सिडी दिया जाता है। खुले जल स्रोतों में पेन आधारित मत्स्य पालन योजना का लाभ है खुले जल स्रोतों इकोलॉजी का अस्तित्व को बरकरार रखना है, पेन आधारित किसानों को आमदनी में वृद्धि करना है, राज्य में अवशिष्ट मन चौर एवं झील मत्स्य पालन उत्पादन वृद्धि करना है। पठारी तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? यह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित है। पठारी तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पठारी क्षेत्रों में जिलों में तालाबों का निर्माण करवाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आजीविका संसाधन प्रयुक्त करना।